सियासत में ऐसा कम ही होता है कि धर्म, कर्म और मर्म तीनों का मकसद एक ही हो। आज हम चलते चलते धर्म नगरी वाराणसी पहुंच चुके हैं। यहाँ धर्म भी शिव है, कर्म भी शिव है और मर्म भी शिव है। और जो हमारे मेहमान हैं वो भी बनारसी हैं। वैसे तो पेशे से ये डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, लेकिन यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। नाम है दयाशंकर मिश्र दयालु। इनके नाम में ही दयालु है। बनारसी लोग इन्हें प्यार से दयालु गुरु कहते हैं। सर, आपके नाम में दयालु है, दयाशंकर में भी दया है, इतनी दया नाम में है और आप सियासत में कैसे आ गए? नाम तो माता पिता ने रखा है, शुरू से बचपन से जुड़ जाता है, लेकिन नाम अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है। और पढ़ाई लिखाई, नौकरी, राजनीति, ये सब जीवन का एक फेज है, चलता रहता है। जो मिला है वो समय ने दिया है। और क्या कह सकता हूँ कि नाम दयालु, इसके पीछे दयालु नाम, ये दयाशंकर मिश्र दयालु। मैंने कहा ना कि नाम बचपन से ये भी माता पिता। हाँ, अच्छा, बचपन से जुड़ा है और उसको लोगों ने शुरू से जुड़ गया तो चलता रहा। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी नाम चलता रहा। अच्छा, आपके मंत्री बनने का जो किस्सा था वो बड़ा मजेदार था। पता चला कि मंत्री जी को, भावी मंत्री जी का नंबर ही किसी के पास नहीं है, ऐसा भी कुछ था क्या? कि कितना अफवाह है, कितना सच है इसमें कि नंबर नहीं था आपके पास मुख्यमंत्री कार्यालय के यहाँ, फिर डीएम साहब से संपर्क किया गया, तब आपके यहाँ संपर्क किया गया? ऐसी कहानियां भी गढ़ी जाती है। देखिए, मुझको तो लगता है कि कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हो, कार्यकर्ता हो और जमीन पे काम करता हो, पार्टी के लिए काम करता हो, बिल्कुल, उसके लिए इससे बड़ा कोई सरप्राइज नहीं था। मुझको अचानक लास्ट आवर सूचना मिली कि आपको ऐसी, मैं पार्टी के लिए काम करता था सदैव। और तो वो जो आपने कहा कि वो एक संयोग था, और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है, खूबी है कि गुमनाम से, अनजान से और जमीन पर पार्टी के लिए काम करने वाला, अपने ग्रास रूट लेवल के किसी कार्यकर्ता को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाके बैठा दे, ऐसा सम्मान दे दे। तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पार्टी इस देश के इतिहास में नहीं हुई जो अपने कार्यकर्ताओं को इतना महत्व दे, इतना सम्मान दे, जिस कार्यकर्ता को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो उसको क्या मिलने वाला है। आपके पास सिर्फ संगठन का कोई एक पद था उस समय ना? जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष था, विकास बोर्ड, और राज्य मंत्री का दर्जा था। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते हैं। वो भी शुरुआत में पार्टी ने मुझको एक जिम्मेदारी दिया, तो मैं पिछले 3 वर्षों से लगातार उसी पे काम कर रहा था। और पूर्वांचल तो हम ऐसी माटी है, ऐसी जगह है, तो उसके लिए मैं काम कर रहा था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार तो नहीं होंगे अचानक से? जो है कैसा मोमेंट रहा वो कि जब आपको फोन आया कि आपको मंत्री बनाया जाए? मैं भी हतप्रभ था। और मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं किसको कैसे आभार करूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की कर्मस्थली काशी से आता हूं, बिल्कुल, उनकी संसदीय नगरी है। और उत्तर प्रदेश के लिए कह सकते हो कि सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी है, धार्मिक राजधानी। तो ऐसे शहर से आता हूँ और ऐसे अचानक ये चीजें मुझको मिली तो मैं तो एकदम हतप्रभ था, अभिभूत भी था। लगता था कि देखिए कैसी पार्टी है। सुनता था पहले से कि लोग ऐसे अपने कार्यकर्ताओं को ऐसे मोबिलाइज करते हैं, कार्यकर्ताओं के इतना, मतलब कार्यकर्ता को नहीं पता होता कि उसके लिए पार्टी ने क्या सोच रखा है। जो कार्यकर्ता ने खुद के लिए नहीं सोच रखा है, वो पार्टी ने सोच रखा है। तो साल 2014 में जब पीएम मोदी संसदीय क्षेत्र उनकी जो वाराणसी है, यहाँ से जब उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया, तब आपने मन बनाया कि बीजेपी में जाना है। जी, बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते अचानक से ऐसा कैसे मन में आ गया चलो बीजेपी में ही चलते हैं? देखिए, जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ के राजनीति कर रहा था, कांग्रेस से, जी, कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी, जो देश उनका, उनसे अपना देश ही छूटता जा रहा था। राहुल गांधी जी बनारस आए थे, मैं चुनाव हारा था। मुझसे पूछा गया कि क्या कारण है आपके चुनाव हारने का? मैंने कहा कि आप काशी आते हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं करते। आप विधानसभा चुनाव की बात करें जो आप लड़े थे कांग्रेस, मेरे हारने के बाद की बात है। मुझसे पूछा गया दिल्ली में कि आप क्यों चुनाव हार जाते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि जब हमारी पार्टी का एक मुखिया काशी आता हो, भोले की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी आता हो, और वो बाबा विश्वनाथ से न मिलता हो। ये आपने राहुल गांधी से बात? जी, मैंने कहा, मेरी पीड़ा थी। क्या रिएक्शन था? कि आप मस्जिदों में चले जाते हैं, आप रिक्शे वालों से मिलने चले जाते हैं, और आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन बाद में करते हैं, नहीं जाते हैं। वो बातें मेरे जेहन में, मुझको लगातार ये लगता था ये
भगवान शिव की नगरी, अध्यात्म की नगरी है, ज्ञान की नगरी है, वैराग्य की नगरी है। और ऐसे नगरी में आप राजनीति करते हो और कोई व्यक्ति काशी को ही न जाने, तो फिर मेरे मन में बड़ी पीड़ा रहती थी। और मुझको लगा कि इससे अच्छा अवसर नहीं कि जिस देश का भविष्य जो कल को होने वाला हो और वो प्रधानमंत्री के रूप में जिनको कल शपथ लेना हो वो काशी के सांसद के तौर पे चुनाव लड़ने चले आए। तो फिर वो जो मन का आवेग था, मन की भावना थी, उसको मैंने मूर्त रूप में ढाला और मैंने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कहे, मैंने चुपचाप ज्वाइन कर लिया बीजेपी। अच्छा, वो साल 2014 का जो दौर था हमें भी याद है, हम तो तब राजनीति को अभी समझना स्टार्ट किए थे। उस समय बहुत लोगों का हृदय परिवर्तन हुआ। एक मोदी के नाम पे जो लोग न्यूट्रल थे वो भी बीजेपी के हो गए, दूसरे पार्टी में थे अगर हार्डकोर कांग्रेसी नहीं है, हार्डकोर सपाई नहीं है, वो भी बीजेपी का हो गया। वो अजीब ही दौर था। ये शहर भी, यहाँ भी भगदड़ मच गई थी, यहाँ भी पूरी कांग्रेस टूट गई, सारे बड़े लोग कांग्रेस के आके जुड़ गए धीरे धीरे एकदम से। तो वो जो एक दौर था ना, उस दौर में देश के लोगों को लग रहा था कि एक कोई ऐसा भविष्य दिख रहा था लोगों को, एक अंधकार के बुद्ध जैसे उजाले का दौर आया हो। तो उस 14 के बाद से आपने देखा कि देश ने कैसे प्रगति किया, देश में कैसे परिवर्तन आए, राजनीतिक रूप से देश में जितना विचारों का परिवर्तन हुआ, कैसे राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। मुझको सबसे ज्यादा खुशी होती है कि आज इस देश में हर वाद से इतर राष्ट्रवाद, चाहे वो क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, न जाने कितने वादों में बटा हुआ समाज था, लेकिन आज इस देश में एक राष्ट्रवाद है। सबके मन में देश के प्रति एक लगाव है, माँ भारती के प्रति एक भावना है, सबको अपना देश अपना लगता। वो भारत अब सबको अच्छा लगने लगा। भारत के लोग जो कभी गरीबी और गुर्बत में दुनिया के दूसरे देशों में नौकरी करने गए होंगे, तो निश्चित ही वह दौर, चाहे वो गिरमिटिया मजदूर, कल आपने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जी कल उनसे मिले अफ्रीका जाके, बहुत बड़ा ऐलान, लेकिन वो आज भी अपनी भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को, भारत के रीति रिवाज को, भारत की परंपराओं को, आज भी वो भारत को जीते हैं। न जाने 200 वर्षों हो गए होंगे, तो ये 150-200 वर्ष अलग रह के भी कोई व्यक्ति भारत को न भूल सके, इसका मतलब कि हमारी जड़ें बहुत गहरी है। और देश के प्रधानमंत्री जी ने देश में उसी राष्ट्रवाद से देश को जोड़ा है। बिल्कुल। लोकल मुद्दों की बात कर ले, चूंकि आपसे बात कर हम वाराणसी आए हैं और एक मुद्दा चल रहा है यहाँ पे दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण का, उसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। क्या पूरा मामला है? वो गलत है और वो काशी की जरूरत है। काशी में, जिस काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर, हम उसके लिए भी बधाई देना चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री जी को। काशी में आने के बाद उन्होंने काशी की गलियों के सुध लिया, घाटों के सुध लिया, मां गंगा के सुध लिया, काशी के अतीत के वैभव की सुध लिया, काशी के उस गौरव को फिर से दोहराया। बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना के उन्होंने उन सकरी गलियों से गुजरता था कोई व्यक्ति। आपको याद होगा कि जब पहली बार गांधी जी आए थे काशी में, तो गांधी जी ने काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए। जब बीएचयू की स्थापना के समय वो आए थे, तो वो दर्शन करने गए थे, तो उनको वो गंदी गलियां वो देख के उन्होंने अपनी उसमें लिखा है काशी को लेके कि धर्म और अध्यात्म का इतना बड़ा शहर, पौराणिकता के हिसाब से, धार्मिकता के हिसाब से, वो शहर इतना गंदा हो, लेकिन आज ये स्वच्छ सुथरा साफ शहर काशी, हमारी खूबसूरत गलियां, चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल, अस्पताल, हमारी चमकती हमारी माँ गंगा, स्वच्छ गंगा, हमारे खूबसूरत घाट। तो ये काशी का जो बदला हुआ परिवेश है, ये दुनिया को भा रहा है, ये काशी फिर से उनको अपनी तरफ खींच रही है। ऐसे में लाखों लोग काशी आते रहे होंगे। आज मुझे लगता है कि करोड़ों लोग प्रति माह आ रहे हैं। बिल्कुल, अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग काशी में दर्शन कर चुके। बाबा का कॉरिडोर बनने के बाद वो काशी को कहीं ना कहीं से, उस अतीत की काशी को लोगों ने फिर से बदले हुए स्वरूप में जब देखा, मोदी जी की इस कर्मस्थली काशी को जब से लोगों ने देखा है, तब से लोगों के मन में एक अलग भाव आया है। और उस भीड़ को, उस दर्शनार्थियों को, उस तीर्थ यात्रियों को, काशी आने वाले उस हर भारतवासी को, विदेशियों को, जो काशी का अध्यात्म आकर्षित करता है, हमारे गंगा का, माँ गंगा का तट याद, उनको घाट खींचते हैं, शांति खींचती है, जिसकी तलाश में कभी भगवान गौतम बुद्ध काशी आए हो, जिसकी तलाश में कभी ज्ञान के लिए कभी आदि शंकराचार्य काशी आए हो, रामानुजाचार्य जी काशी आए हो, उस काशी को, चैतन्य महाप्रभु काशी आए हो, रामकृष्ण परमहंस काशी आए हो, स्वामी विवेकानंद जी काशी आए हो, उसकी तलाश में आज हर भारतवासी काशी आ रहा है, हर इंसान काशी आना चाहता है। तो मोदी जी की इस बदली हुई काशी को, नव्य काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी में जो तीर्थयात्रियों और की संख्या का बढ़ता हुआ दबाव है, उसके लिए हमारी सड़कों का चौड़ीकरण,
उसके लिए हमारी नई नई, देखिए आप देख रहे होंगे कि तमाम बाईपास, तमाम फ्लाईओवर, तो ये दालमंडी की गली का चौड़ीकरण, चूंकि वो बाबा विश्वनाथ की तरफ वो गली एक बड़ी महत्वपूर्ण गली है, जो लोगों के लिए बाईपास का काम करेगी और लोगों को आने जाने में, दर्शनार्थियों को, तीर्थयात्रियों कई लोगों को से मैंने सुविधा पूछा मिलेगी। कि भाई वहाँ पे क्या मामला चल रहा है, तो बोले यार हम तो उधर जाते नहीं, इतनी ट्रैफिक रहती है हाँ निश्चित, वहाँ पे, ये समस्या है। वो गली ही लोगों ने जैसे कि ली लिया हो, खा लिया हो। कभी बड़ी चौड़ी गली हुआ करती थी और हमारे ये मैं आपसे इसलिए ये समझना चाह रहा हूँ कि चूंकि आप बनारस के हैं, आप जमीनी तौर पे जानते हैं ये कितना सियासी आंदोलन है और कितना लोगों का है, क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं और कल सपा के एक नेता का गिरफ्तार हुए हैं, नहीं, पुलिस ने गिरफ्तार उनकी किया। सियासत है वो, मैंने कहा ना कि वो राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हैं, जबकि वो काशी के विकास में मील का पत्थर है, वो गली का चौड़ीकरण एक बड़ा अच्छा पाथवे, मैंने कहा एक अच्छा एक ऐसा बाईपास बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाने के लिए, बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी ही मददगार वो रास्ता साबित होगा, इसीलिए वो आवश्यकता है काशी की और हमारी जरूरत भी है। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो कह रहे कि ये जो डिमोलेशन हो रहा है पॉलिटिकल है, क्योंकि बीजेपी वहां से चुनाव नहीं जीत पा रही है। नहीं, कहाँ बीजेपी, लगातार 8 सीटें बीजेपी की हैं। बनारस लोकसभा की 8 सीटें न जाने कब से, पिछले 40-45 साल से नगर निगम के मेयर काशी के होते हैं। सारे विधायक हमारे, कोई 7 बार, कोई 8 बार, कोई 9 बार, हमारे सांसद देख लीजिए, न जाने कब से काशी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतते हैं, विधायक जीतते हैं, सब कुछ है आपके पास। तो मुझको लगता है कि ये राजनीति में जिनकी बोहनी न हुई हो वो लोग ऐसा कह रहे हैं। काशी तो उनको पता है कि ये काशी हमारी धर्म की नगरी है, अध्यात्म की नगरी है। बिहार चुनाव की बात कर लेते हैं। बिहार में तो अब सीएम का मतलब ही नीतीश कुमार हो गया, एनडीए की इतनी प्रचंड जीत, करीब से देखा होगा आपने, क्या लगता है इस नतीजे का क्या असर क्या होगा यूपी पे? वो बिहार की जीत जो है वो बिहार के विकास की जीत है, बड़े सच्चे अर्थों में कह रहा हूं आपसे। सबके मन में जो भाव था कि काशी जैसे बदली तो लोगों को काशी का विकास दिख रहा है, उत्तर प्रदेश बदला तो लोगों को विकास दिख रहा है, देश बदला तो दुनिया को दिख रहा है। वैसे ही बिहार का जो परिवर्तन है वो बिहार के लोग अभी उस जंगल राज को भूल नहीं पाए। 20 वर्ष बीत चुके हैं, परिवर्तन साफ है और बिहार एक नई कहानी, विकास की नई इबारत लिख रहा है। ऐसे में बिहार के लोगों ने जो जीवन पीछे छूट गया है अब उसको फिर से नहीं जीना चाहता। आपने जंगल राज की बात की तो मुझे एक और बयान याद आ गया। अभी हाल ही में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने बोला कि बिहार में राजद के गुंडा राज को एक्सेप्ट नहीं किया जनता ने, अब यूपी में भी ऐसा ही होने वाला है, समाजवादी पार्टी के गुंडा राज को यहाँ पे भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। निश्चित नहीं करेगा कोई, और समाज एक अच्छी जिंदगी बिहार के लोग जी रहे हैं, चमचमाती हुई सड़कें हैं, 24 घंटा बिजली है, पीने का शुद्ध पानी है, खेती किसानी। मैंने कहा ना कि बिहार के लोगों के जीवन में ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन आया। जो चंपारण की धरती सत्याग्रह के लिए जानी जाती थी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को जिस धरती ने महात्मा बनाया, उस धरती को कल्पना करिए, कितना दुखद है कि वो धरती कभी मिनी चंबल कही जाती थी, दर्जनों डकैतों के नाम थे। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की जनक वो धरती है। इस देश में प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत की वो धरती है जहां महात्मा गांधी जी ने पहली बार प्राइमरी शिक्षा की शुरुआत के विद्यालय खोले। चंपारण वो धरती है, उस चंपारण को कोई मिनी चंबल बना दे, ये दुर्भाग्य है। नालंदा का प्रदेश, नालंदा विश्वविद्यालय का प्रदेश और वो चरवाहा विद्यालय के लिए जाना जाए। तो मैंने कहा ना बिहार के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, बिहार के साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ था, और नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहता हूं कि 20 वर्षों में उन्होंने एक ऐसा परिवर्तन किया बिहार के लोगों के जीवन में। खुशहाली आई है, किसान बदला है, मजदूर बदला है, माताएं, हमारी मातृशक्ति वहां की बड़ी सशक्त हुई है। तो कुल मिला के बिहार के लोगों के जीवन में एक चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आया है, और उसके लिए ये नीतीश कुमार जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी है। तो भरोसा था लोगों का, हम लोग प्रचार करते थे तो लोग कहते थे कि मोदी जी जैसा शासक होना, मोदी जी जैसा सेवक होना, मोदी जी जैसा देश का नेतृत्व करता होना। उन्होंने गरीबों के आंसू पोंछा है, गरीबी उनके जीवन रेखा में परिवर्तन आया है। आज हमारा किसान समृद्ध हुआ। देखिए, गरीब को घर, आयुष्मान का कार्ड, गरीब को राशन, नौजवानों को नौकरी, मातृशक्ति को रोजगार, और किसान को किसान सम्मान निधि।
किसान जो यूरिया के लिए तरसता था, डीएपी खाद पोटास के लिए तरसता था, आज वो नैनो यूरिया यूज करता है। फसलों के लिए, सिंचाई के लिए, बुआई के लिए उसकी फसलों का बीमा होता है। बिल्कुल। तब आपको लगता है कि किसी को भी, समाज का कोई ऐसा तबका नहीं, कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई ऐसी जाति नहीं जिसके जीवन में परिवर्तन के लिए सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने काम किया हो। यूपी और बिहार हिंदी पट्टी के दो अहम राज्य हैं। कहा जाता है जो बिहार में होता है उसका असर यूपी में भी दिखता है। बिहार चुनाव के नतीजों का यूपी पे कितना असर होगा? ऐतिहासिक होगा। मैंने कहा ना कि बिहार के लोग, जो सत्ता के लोलुप लोग थे, सब एक गठबंधन बनाया, आपने देखा, उसको ठगबंधन कहते हैं। वो उन लोगों की नीयत है कि किसी तरह से वो सत्ता हथिया ले, छीन ले। देखिए, कट्टे लहराने लगे थे, सत्ता मीलों दूर थी, दूर दूर तक कोई रिजल्ट नहीं था, लेकिन उनकी सभाओं में जिस तरीके से अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा था, जिस तरीके से लोग कट्टा लहरा के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया था, तो बिहार के लोगों को इस बात का एहसास है कि बिहार अब बदल रहा, और इस बदले हुए बिहार को लोग और आगे ले जाना चाहते हैं। सियासत में कहा जाता है कि स्वीकार्यता आपकी सहभागिता पर निर्भर करती है। मैं बात विपक्षी महागठबंधन की कर रहा हूँ। बिहार में जो चुनाव हुआ है, बिहार के नतीजों के बाद अब ये मांग उठने लगी है, सपा की तरफ से ये मांग उठ रही है कि अखिलेश यादव को अब नेतृत्व दे दिया जाए। मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ, ये उनका विषय है, लेकिन आपके लिए चुनौती कौन है? आप किसको चाहेंगे कि हमारे विपक्ष में ये ना हो, अखिलेश या राहुल? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, विपक्ष सत्ता तो चाहता है, लेकिन वो समाज की खुशहाली नहीं चाहता। वो नेता तो बनना चाहते हैं, प्रधान मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते समाज को। वो कभी स्कूल कॉलेज की बात नहीं करते, अस्पताल की बात नहीं करते, कभी लोगों के जीवन स्तर में कैसे परिवर्तन आए किसी के पास। आप उनकी सत्ता के पिछले दौर के उनके कार्यकाल को उठा के देख लीजिए, तो उन लोगों ने समाज को क्या दिया है। न किसान की बात, वो किसानों के नारे तो लगवाते हैं, किसान को देते कुछ नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, देश में, ये कृषि प्रधान देश में, जिसकी 80% आबादी गांव में रहती हो, जिसको गांव का देश कहते हो, उसके किसान को किसी तरह की योजनाओं का लाभ लेने में 60-65 साल लग गए। हम बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को। इन्होंने पहली बार इस देश के किसान को किसान सम्मान निधि दिया, पहली बार इस देश में गरीब को अनाज दिया, पहली बार हम 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर दे चुके हैं। आप कल्पना नहीं करते कि हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बड़ी आबादी के देश को घर दे दिया है। हम आने वाले दिनों में 3 करोड़ गरीब को और घर देंगे। गरीब को घर न मिले, राशन न मिले, फिर आप एक तरफ वादा करते हो कि आप गरीबी दूर कर दोगे। आपके लिए चुनौती कौन है बीजेपी के लिए, अखिलेश यादव या राहुल गांधी? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं। देखिए, राहुल गांधी तो अपने जीवन के वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, सियासी वजूद, सियासी वजूद की। वो अपनी जमीन, उस देश में अपनी जमीन तलाश रहे हैं जिस देश को कभी वो अपनी थाती मानते थे, अपनी जागीर समझते थे। निश्चित ही उनकी आत्मा उनको कुरेदती होगी, और कि जिसको वो अपनी जागीर समझ बैठे थे, वो जागीर नहीं थी उनकी। ये देश कर्मयोगियों का देश है, और जिन लोगों ने भी इस देश को, जिनके मन में भारत बसता है, वो भारत जो एक विश्वगुरु भारत, दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने का भारत, जो प्रगतिशील भारत हो, तरक्की कर रहा हो भारत, ऐसे भारत का उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई सपना नहीं, कोई सोच नहीं बची है। देश की जनता बहुत जागरूक है, और देश की जनता, पूरा समाज, आज आप कह सकते हो कि वो उस बदले हुए भारत को देख रहे हैं। पिछले 11 वर्षों की इस देश में आप कल्पना करते हैं कि 2014 का भारत दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें पायदान पे था। अच्छा, आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 4थी पायदान पे हैं। तो देश देख रहा है, भारत बदल रहा है, ये देश देख रहा। चुनाव की बात हो रही है, चुनाव सियासत में बने रहने के लिए चुनाव लड़ने की भी प्रासंगिकता है। आपने आखिरी चुनाव 2012 में लड़ा था ना जी? सोचा है कुछ चुनाव लड़ने का? नहीं, मैंने कहा ना, एक सिपाही हूँ, एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी जो कहेगी वही करना है। पार्टी के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, अपने समाज के लिए काम करना। उसने तमाम तरीके की महत्वाकांक्षा जो मन में पल रही थी उसको खत्म कर दिया कि कोई जरूरत ही नहीं, सबको एक दिन में पूरा कर दिया। तो ये पार्टी है अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जमीनी लोगों के लिए हमेशा चिंता करती है, सोचती रहती है, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इस कदर देश का कोई हिस्सा नहीं, कोई कोना नहीं जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम न लहराओ। कार्यकर्ताओं की पार्टी है, दुनिया के सबसे अधिक कार्यकर्ताओं के संख्या के लिहाज से पार्टी है। भारत आज देख रहे हैं चारों तरफ हमारा भगवा लहरा रहा है।
तो सिर्फ कार्यकर्ताओं के और पार्टी के नीति के हिसाब से। यूपी की सियासत में दो बड़े चेहरे हैं जिनके बीच में लड़ाई होनी है, ये तो तय है, सीएम योगी और अखिलेश यादव जी। सीएम योगी जी ने भी वहां पे प्रचार किया बिहार में, अखिलेश यादव ने भी प्रचार किया वहां पे। स्ट्राइक रेट का बड़ा अंतर रहा, योगी जी जहां गए वहां चुनाव जीते, अखिलेश जी जहां गए वहां हारे। लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि हम तो 24 के नतीजे देख लीजिए, 24 में तो हमने ही बाजी मारी थी ना यूपी में। उत्तर प्रदेश कहने को एक राज्य है, आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाला व्यक्ति कानून का सम्मान न करे, यहाँ कानून का राज न रहे, उत्तर प्रदेश चले, ये बातें बड़ी कोरे कागज की बातें हैं। उत्तर प्रदेश आज बड़े गर्व से कहता है कि हमारे योगी जी के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लॉ एंड ऑर्डर है। आज समाज के लोगों को भरोसा है कि उनका बेटा घर से निकल के जाएगा तो शाम को सलामत अपने घर लौटेगा। हमारी बहन बेटियां जो रात के अंधेरे में भी गहनों से लदे हुए देर रात को शादी ब्याह से भी घर लौटती हैं, उनके माता पिता को इस बात का खौफ नहीं, डर नहीं कि कोई गुंडा, कोई मवाली, कोई अपराधी मेरी बेटी को छेड़ेगा। तो ये जो बदला हुआ उत्तर प्रदेश है, पूरा देश उत्तर प्रदेश के इस कानून के राज का सम्मान करता है। देश के लोगों को एहसास है कि उत्तर प्रदेश बदला है। आज माफिया गुंडे कहीं नहीं दिखते, अपराधी न या तो जमींदोज हो कुछ चुके होंगे। कल्पना करिए कि ये वो उत्तर प्रदेश है जहां गरीबों की कब्जाई हुई जमीन पे मॉल बना करते थे। ये उत्तर प्रदेश है जहां किसी गरीब का हक छीन के लोग अपने लिए कमर्शियल बिल्डिंगें खड़ा करते थे, कटरे बनाते थे। आज ये उत्तर प्रदेश है जहां माफियाओं की छुड़ाई हुई जमीन पे गरीब का घर बनता है, बड़े कम पैसे में उस गरीब को रहने का अधिकार मिलता है। ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश, मैंने कहा ना, ये देश देख रहा है कैसा बदला उत्तर प्रदेश। सियासत में काम सही है, नैरेटिव भी चलता है, आप इस बात को मानते होंगे। लोकसभा के चुनाव में नैरेटिव चला, बिहार में एसआईआर को मुद्दा बनाया गया, नहीं चला वो मुद्दा, नैरेटिव नहीं चला, लेकिन यूपी में भी उसको मुद्दा बनाया जा रहा है। यूपी में पहले पेज का एसआईआर चल रहा है, आप मंत्री हैं, आप यहाँ पे घूम रहे होंगे, कोई दिक्कत आ रही है लोगों को एसआईआर में? ना, किसी को नहीं। अब तो जो ऐसे वोटर लिस्ट में बोगस नाम पड़े हुए हैं, मर गया है आदमी, आज तक नाम चल रहा, शहर छोड़ के जा चुका है, नाम चल रहा, गांव से निकला तो गांव में नाम है, शहर आया तो शहर में नाम है, और फिर वो जॉब करने किसी शहर चला गया, वहां नाम है। एक व्यक्ति के 3-3 नाम हो तो वो बोझ है। एक चीज मैं कंफर्म करना चाहूंगा, जो लोग देख रहे होंगे उनके अंदर भी एक भ्रम है कि ये जो एसआईआर हो रहा है ये 3 मुद्दों पे हो रहा है सिर्फ। या तो जो स्थानांतरित लोग हैं, स्थानांतरण हो चुका है कहीं पे, उनका नाम हटाया जाए वहां पे, या फिर मृत लोगों का नाम हटाया जाए, या फिर 18 साल के जो युवा है वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ना चाहिए। ये 3 चीजें ही मैंडेटरी है। निश्चित है, क्योंकि इसको लेकर तमाम तरीके का भ्रम फैलाया जा रहा है। उम्र 18 बरस हो चुकी, वोटर लिस्ट में नाम ना आया, ये भी अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति को इस दुनिया से गुजरे हुए जमाना बीत गया, आज तक वोटर लिस्ट में उसका, यही वोट तो लोगों के लिए फर्जी वोट का आधार बनते हैं। व्यक्ति है न जाने कहां, एक घर में 17 वोट है, ऑन पेपर रियली उस घर में मात्र 8 वोट है। 8 वोट बनाम 18 वोट की लड़ाई, तो वो 10 नाम कहाँ है? पता चला कि बेटी है, ससुराल नैहर में थी, शादी होके अपने ससुराल चली गई, अब ससुराल में भी नाम दर्ज हो गया और अपने गांव के, अपने घर के, अपने शहर में भी नाम है उसका। अब दिलचस्प बात यह है कि अगर इसमें वो नाम छूट जाए और वोटिंग के बाद जब वो एक्सपोज होता है तो वही विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है कि अरे इनका यहाँ भी नाम है, वहां भी नाम है। मैंने कहा ना कि एक व्यक्ति, एक वोटर लिस्ट, एक नाम, इससे क्या होगा कि मैंने कहा ना कि बदल रहा है देश। 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी जिस देश में लागू हो रही है, 1 नेशन 1 राशन कार्ड जिस देश में लागू हो रहा, तो हम देश को एक रूपता की तरफ ले जा रहे हैं। बिखरे हुए, बचे हुए तमाम चीजों में जो हमारी आपके बीच में जो कमियों के रूप में हमारे जीवन में चीजें थी, हम सबको एकदम कंपाइल कर रहे हैं, हम सबको बिखरी हुई चीजों को समेट रहे हैं। दिल्ली में जो आतंकी घटना हुई उसका कनेक्शन यूपी से भी निकला, कई लोग गिरफ्तार किए गए। इस तरीके से का जो कट्टरपंथ है उससे निपटने की क्या तैयारी है? देखिए, किसी भी ऐसी देशद्रोही ताकत को, किसी भी देश में जिनके सपनों में, जिनका ख्वाब है देश में को विध्वंस करना, देश को तोड़ने की जो साजिश करने वाले लोग हैं, यह देश कभी उनके मंसूबों को कामयाब होने नहीं देगा। उनको भारत की ताकत का अंदाजा नहीं है, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये चंद ऐसे बददिमाग लोग हैं जिनको अस्थिर करना चाहते हैं भारत। आपने चंद ऐसे बददिमाग लोग बोला। कांग्रेस के एक सांसद हैं सहारनपुर से, इमरान मसूद, हाल ही में आपने उनका बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि ये जो दिल्ली में आतंकी घटना हुई है
ये भटके हुए युवा हैं जिन लोगों ने ऐसी घटना की है। नहीं, मैंने कहा ना कि इन लोगों के मन में जो नफरत का भाव है इस देश के प्रति, दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो भारत से ईर्ष्या का भाव रखते हैं। भारत की प्रगति, एक ही दिन एक देश के दो टुकड़े होते हैं। एक देश अपने देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देता है, बगल में अपने पड़ोसी देश श्रीलंका का भी पेट भरता है और अफगानिस्तान के अपने भाइयों का भी पेट भरता है, और वहीं बगल में देश जो आटे की बोरियां लूटने में अपने देश के लोगों के प्राण चले जाते हैं उसके। तो मैंने कहा ना, भारत की प्रगति से दुनिया के कुछ देशों में नफरत का भाव है और वो भारत को अस्थिर रखना चाहते हैं। आखिर में चलते चलते में हम एक रैपिड फायर करते हैं, कुछ बस 3-4 नाम लूंगा, जो एक शब्द आपके दिमाग में आएगा उनके बारे में आप बताइएगा। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए कैसे योद्धा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे को एक देश का प्रगतिशील राज्य, कहते हैं देश के ग्रोथ का इंजन बनाने में उत्तर प्रदेश को योगी जी का बहुत बड़ा योगदान। पीएम मोदी। उस अतीत के गौरवशाली भारत को, विश्व गुरु भारत को, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले भारत को सारे विश्व में स्थापित करने के लिए कोई एक ऐसा मसीहा आया है जिसके सपनों का भारत आने वाले कल के लिए विश्व का सबसे विश्व गुरु देश होगा। राहुल गांधी। राहुल गांधी, मैंने कहा ना कि अपने अतीत के अपने राजनीतिक वजूद को तलाश रहे हैं, अपने ही देश में बेगाने हो चुके राहुल गांधी के लिए शायद कोई भी राजनीतिक शब्द तलाशना बड़ा कठिन। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो कहते हैं ना, राजनीति में जो विरासत है राजनीति की, इसने इस देश का बड़ा नुकसान किया। परिवारवाद ने किया है, क्षेत्रवाद ने किया है, तो व्यक्तिगत अपने सिर्फ अपने परिवार के लिए जीने वाले लोग शायद इस उत्तर प्रदेश और देश की अच्छी चिंता नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आज चलते चलते में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD UP।